देखिए, देश में सियासी माहौल काफी गर्म है और बिहार की बात कर ले तो एक और आधा बिहार जो है बाढ़ में डूबा हुआ है, जिसको लेकर भी सियासी हलचल है। बात कर ले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, तो आए दिन वो मुसलमानों पे कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज जो है भारत को डरा रहा है। मुस्लिम समाज ही है जो कई बार लोगों को मारने का काम करता है। तमाम मुद्दे है बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसीपी सर। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि धर्म को लेकर जो सियासी हलचल हमारे देश में होते रहती है हमेशा, उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, आए दिन वो हिंदू और मुस्लिम पर बयान देते रहते हैं। एक और हमारा पूरा बिहार डूबा हुआ है, इनफैक्ट उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो भी डूबा हुआ है, उस पर कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम पर आए दिन बयान देते रहते हैं। देखिए, आपने दो बातों का जिक्र किया जी। एक आपने कहा कि उनके इलाके में बाढ़ आई हुई है जी। उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। जी। तो ये तो स्वाभाविक है जी। कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जी। तो उनको अपने तो जितना मदद हो सके वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ उनका जो गुड ऑफिस है उसका उपयोग कर करके केंद्र सरकार से ज़्यादा राहत बिहार सरकार को दिलाना चाहिए। एक तो वो। दूसरी बात आपने कही कि भाई धर्म के नाम पर, तो इस पर तो मैंने कई बार कहा है कि भारतवर्ष का जो संविधान है वो समावेशी संविधान है, और भारत एक रिपब्लिक है, ये गणतंत्र है, और यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, खान पान पर के नाम पर किसी प्रकार का विभेद नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्र है। राष्ट्र में सभी धर्मों के मानने वाले, सभी संप्रदाय के मानने वाले, सब लोगों का यहाँ रहने का संवैधानिक अधिकार है। तो अब गिरिराज बाबू इस तरह की बात करते हैं तो उनको इससे बचना चाहिए। आपके दल के ही नेता हैं सर। कहा जाता है कि बीजेपी जब से आई है तब से धर्म की ही राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम में देश को बांटते चली जा रही है, और इनफैक्ट उनके जो एक सिर्फ गिरिराज सिंह ही नहीं, उनके कई नेता हैं जो खुलकर ये भी कह दिए हैं कि हम मुसलमानों का काम ही नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर की बात कर ले, उन्होंने भी कही, इन्होंने भी कही, और कई सारे लोग हैं जो लगातार इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। कहाँ तक शोभा? देखिए, दो तरह की बात आपने कही। एक आपने कहा कि धर्म के नाम पर सब काम करते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ कामों का जिक्र करूंगा जिसमें धर्म कहीं नहीं है। जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी की सबसे अच्छी योजना है जो गरीबों के लिए, गरीब कल्याण जो अनाज योजना है, जिसमें सभी परिवार को, प्रति परिवार को 5 किलो अनाज मिलता है। उसमें कहीं भी भेदभाव नहीं है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं कि जैन हैं कि पारसी। एक दूसरा, देखिए, पूरे देश में एक किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया प्रति साल किसानों को दिया जाता है। उसमें भी किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। आप आ जाइए, भारत सरकार में जो क्लास 1 की नियुक्तियां होती हैं यूपीएससी के द्वारा होती है। आग पिछले वर्षों के 10 साल का अगर आप रिजल्ट निकाल कर देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि भाई जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, उसमें जितने भी धर्म को मानने वाले हैं सब लोग उसमें आए हैं। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री का जो इधर 10 वर्षों में जो काम रहा है, काम के आधार पर अगर देखिएगा तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार का भेद नहीं दिखेगा। लेकिन अब जैसे आपने एक बिहार के सांसद का नाम लिया कि उन्होंने कहा कि मैं काम नहीं करूँगा। देखिए, सांसद जब आप चुन लिए जाते हैं ना, तो किसी न तो जाति के, न किसी धर्म के, और न किसी एक क्षेत्र के सांसद रहते हैं। आप भारत के संसद में आप प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र का, तो किसी भी सांसद को इस तरह के बयान से बिल्कुल बचना चाहिए। इसलिए भी बचना चाहिए कि भाई आप राजनीति में हैं, हो सकता है कुछ कारण से, सिर्फ देखिए ऐसा तो है नहीं किसी भी सांसद को उस पूरे इलाके का सब वोट मिल जाता है। तो जिस समाज से आप आते हैं, जिस जाति से आप आते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, कोई जरूरी नहीं सब आपको सब वोट ही दे दे। और चुनाव में देखिए इसका मतदान होता है, मत का दान करना है, तो जिसको उसको अच्छा लगे वो मत का दान करेगा। तो किसी भी सांसद का इस प्रकार का बयान देना वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है तो पार्टी की ओर से कोई सख्त कार्रवाई उनके ऊपर क्यों नहीं की जाती है कि आए दिन कोई अन्य देने पर बेबस रहते हैं या फिर देते ही रहते हैं? देखा जाए तो पार्टी क्यों नहीं इस पर एक्शन? देखिए एक बात जरा समझिए,
किसी भी पार्टी की स्थिति को देखिए, जब कोई भी नेता इस प्रकार का बयान देता है जिससे सब लोग असहज महसूस करते हैं, पार्टी को भी खराब लगता है। और आप ये कैसे कह सकती हैं कि पार्टी के लोग उस पर संज्ञान नहीं लेते? पार्टी के लोग संज्ञान लेते हैं और उनको इनफॉर्मल ढंग से कहा जाता है कि भाई इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। उसके बावजूद भी सर वो बार बार उस तरह के बयान और अन्य नेता भी देने लगते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ठीक है सर, देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है पीएम पद को लेकर। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक संविधान बनाया था और नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही कहा था कि जो भी व्यक्ति 75 साल के हो जाएंगे, पार्टी की तरफ से उनको जो है राजनीति से संन्यास ले लेना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि रिटायरमेंट हो जाता है जॉब में, उस प्रकार से उन्होंने कहा था कि जो 75 साल के हो जाएंगे वो रिटायरमेंट ले लेंगे पार्टी से। तो मोदी जी का भी 75 साल हो चुका है। और दूसरी ओर नितिन गडकरी जो वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने दावा भी कर दिया है, एक इंटरव्यू के जरिए उन्होंने कहा है कि पीएम फेस हम हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया है। तो क्या अब मोदी जी को संन्यास ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? इस पर आप क्या? देखिए, एक बात मैं बता दूं, पीएम का पद ऐसा होता है ना, आप याद करिए कि जब एनडीए वोट मांगने के लिए जनता के बीच में गई, तो जनता से जो वोट मांगा गया वो मांगा गया प्रधानमंत्री जी के 10 वर्षों के कार्यकाल पर। और ये भी मतलब उसमें सन्निहित था कि भाई जब एनडीए सत्ता में आएगी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री जब वो बने, तो प्रधानमंत्री तो बने, उनको जो वोट मिला है, जो मैंडेट दिया गया है, 2024 में चुनाव हुआ 2029 तक, तो भाई 2029 तक प्रधानमंत्री के लिए जनता ने उनको वोट दिया है। भाई इसमें तो ये कभी नहीं हुआ था कि साहब ये जो है आप 2026 तक नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए। उसके बाद सर की उन्होंने कहा कि 75 साल के बाद रिटायर, मोदी जी का 75 साल पूरा हो गया है हाल ही में। वो मोदी जी सिर्फ मोदी जी ही नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और उनके नाम पर एनडीए ने वोट मांगा है और उनके नाम पर ही एनडीए को वोट मिला है। इसलिए देखिए, उन पर अगर ये फॉर्मूला कोई लागू करना चाहता है तो हमारे हिसाब से उचित नहीं। लेकिन पार्टी का संविधान अगर बना है तो सर सबके लिए समान होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के लिए अलग हो जाए। पार्टी का संविधान हम तो देखें हर एक पार्टी को, उसमें जो एज होता है ना, किस उम्र में पार्टी की सदस्यता लेते हैं उसका जिक्र रहता है। मैक्सिमम उम्र तो हमने किसी पार्टी के संविधान में नहीं देखा है। मैक्सिमम का नहीं। चलिए, तो सर एक और सवाल करना चाहेंगे।